सर्वेक्षण पढ़ा था ना, आर्थिक यही टॉपिक था हमारा। इसमें मेन चीजें है ना 10 मिनट में मैं 5 से 7 मिनट में रिवीजन करवा दूंगा कि हमने रियल में आर्थिक सर्वेक्षण में क्या क्या चीजें पढ़ी थी। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग जारी करता है। अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग क्या करता है, ये जारी करता है। आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से हरियाणा का ना जो बिजली की खपत कितनी कितनी वोल्टेज क्षमता बिजली का उत्पादन कितना था, 14,026.68 मेगावाट था। ठीक है, और पर व्यक्ति बिजली की खपत कितनी थी, 2272 यूनिट। ठीक है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट टोटल बिजली उपभोक्ता कितने थे, 78 लाख। घरेलू उपभोक्ता कितने थे, 61 लाख। और खाद्यान्न का जो उत्पादन कितना था, 65.80। ये कुल बोया गया क्षेत्र कितना था, 65.80। और लगभग 185 लाख मीट्रिक टन का क्या हुआ था, उत्पादन हुआ था। उसमें गेहूं का 111 वाला याद कर लेना, 110 पॉइंट समथिंग था गेहूं, 111। ठीक है, गन्ना 59। ठीक है, सॉरी गन्ना 89, चावल 59, गन्ना 89, तिलहन कितना था, 15, तो 14 पॉइंट समथिंग था। हाँ, तो ये 15 को आप कवर। और इसमें ना जो हम पढ़ते हैं नगर निगम कितने थे, 11। कपास की कितनी लाख गांठें थी, 10 लाख। मसाला 0.34, फूल 0.22। ठीक है, नगर जैसे मंडल कितने थे, 6। उपमंडल कितने थे, 80। ठीक है, नगर पालिका कितनी थी, 54। ठीक है, तहसील कितनी थी, 94। उप तहसील कितनी थी, 49। वो जो खजाने कितने थे, 24। जिला खजाने कितने थे, 24। उप खजाने कितने थे, 81। ठीक है, उप खजाने कितने थे, 81। और सिविल हॉस्पिटल कितने थे, 22। उपमंडलीय हॉस्पिटल कितने थे, 50। ठीक है, नर्सिंग कॉलेज कितने थे, 91 नर्सिंग कॉलेज। और नर्सिंग स्कूल थे 176। कितने थे, 176। ठीक है, नर्सिंग महाविद्यालय कितने थे, 91। और नर्सिंग स्कूल कितने थे, 176। दंत महाविद्यालय कितने थे, 10। चिकित्सा महाविद्यालय कितने थे, 15। फिजियोथेरेपी वाले थे 19। पैरामेडिकल थे 5। पैरामेडिकल कितने थे, 5। ये आंकड़ा देखो, कल आपने पढ़ा तो इतना याद नहीं होगा, लेकिन आप जैसे जैसे एक बार और रिवीजन लोगे ना तो आर्थिक सर्वेक्षण सारा याद हो जाएगा। ठीक है, बस एक बार रिवीजन और लेने की जरूरत है। मोस्टली आर्थिक सर्वेक्षण से आपका क्वेश्चन है गलत है नहीं होगा। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है हरियाणा में गेहूं का। किसका होता है, गेहूं के बाद इस बार प्रोडक्शन हुआ गन्ने का। किसका प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, गन्ने का। और उसके बाद प्रोडक्शन हुआ चावल का। कितने, चावल का 59 और गन्ने का 89 और गेहूं का 110। और प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी थी, 1098 ग्राम प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता। और दूध का टोटल उत्पादन 119 के समथिंग था। दूध का उत्पादन कितना था, 119.65। ठीक है, दूध का क्या होता, उत्पादन था। ठीक है, याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, हरियाणा का लिंग अनुपात नवजात का कितना था बेटा, 19। ठीक है, और शिशु नवजात मृत्यु दर 19, शिशु मृत्यु दर 28। और मातृ वाली कितनी थी, 110। ये आंकड़े है ना, 1 से 2 बार तो पढ़ने पड़ेंगे। ये नहीं है कि फर्स्ट टाइम में। हाँ, 2 बार रिवीजन लोगे ना आर्थिक सर्वेक्षण के, टोटल 85 क्वेश्चन है बेटा। 2 बार पढ़ोगे ना तो 85 में से 80 तो आराम से याद रह जाएंगे। 4-5 है उनको थोड़ा सा आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। इतना मुश्किल आंकड़ा नहीं है जितना आप सोच रहे हो। बस एक बार अच्छे से इसको रिवीजन लेने की जरूरत है। आर्थिक सर्वेक्षण से बेटा क्वेश्चन बनने हैं, तो थोड़ा सा इसको एक बार और रिवीजन कर लेना। मेन यही आंकड़े हैं, यहाँ से ही आपके सारे के सारे क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, एक हम करंट का टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, सूरजकुंड मेला जो इस बार लगा था। तो अब कौन सा ईयर चल रहा है बेटा,
2024। लिख लो सूरज कुंड मेला 2024। सूरज कुंड मेला कब का बेटा? 2024। कौन सा टॉपिक रहेगा बेटा? सूरज कुंड मेला 2024। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? सूरज कुंड मेला 2024। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? सूरज कुंड मेला। कब का सूरज कुंड मेला? 2024। सूरज कुंड मेला 2024 पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूं जो सूरज कुंड मेला है ना, ठीक है, ये है ना एक वंश होता था बेटा, तोमर वंश। कौन सा वंश होता था? तोमर वंश। तोमर वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है हमें एक पुस्तक में, यश तिलक चंपू। ये पेपर में आया था हमें। तोमर वंश के इतिहास की जानकारी कौन सी पुस्तक देती है? मोस्ट इंपोर्टेंट डाल के लिख लेना, यश तिलक चंपू। कौन सा वंश था बेटा? तोमर वंश। लिख लो, तोमर वंश के इतिहास की जानकारी हमें कौन सी पुस्तक देती है? यश तिलक चंपू। लिख लो, तोमर वंश के इतिहास की जानकारी हमें कौन सी पुस्तक देती है बेटा? यश तिलक चंपू देती है। और तोमर वंश था ना, इसका एक राजा होता था जिसका नाम सूरजपाल था। ठीक है, या इसी को अनंगपाल तोमर कहा जाता था। अनंगपाल तोमर या सूरजपाल ने बेटा किसका निर्माण कराया था? सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। लिख लो, तोमर वंश के किस राजा ने सूरज कुंड का निर्माण करवाया था? अनंगपाल तोमर ने। अनंगपाल तोमर का दूसरा नाम क्या था बेटा? सूरजपाल। एक बार आया, सूरज कुंड का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन में अनंगपाल तोमर नहीं था, तो हमें बेटा किसके साथ जाना पड़ा? सूरजपाल के साथ जाना पड़ा। सूरजपाल आए बेटा, चाहे अनंगपाल तोमर आए। वैसे ये अनंगपाल तोमर कौन से नंबर का था? सेकंड। चाहे अनंगपाल तोमर सेकंड आए, चाहे अनंगपाल तोमर आए, चाहे सूरजपाल, बात क्या है बेटा? एक ही बात है। वही आपने सुना है, गंगाधरी शक्तिमान है। चाहे गंगाधर बोल दो, चाहे शक्तिमान बोल दो, बात एक ही है। चाहे सूरजपाल बोल दो, चाहे अनंगपाल तोमर, एक ही बात है। तो सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था? सूरजपाल ना आए तो? अनंगपाल तोमर ना आए तो? अनंगपाल द्वितीय, या अनंगपाल द्वितीय ना आए तो सूरजपाल। इन्होंने किसका निर्माण करवाया? सूरज कुंड का। क्योंकि बेटा भगवान सूर्य देव इनके इष्ट देवता थे। एक बार आया, क्यों करवाया? क्योंकि भगवान सूर्य देव है ना, इनके क्या होते थे बेटा? इष्ट देवता होते थे। ठीक है, इनके तोमर वंश के इष्ट देवता कौन होते थे? भगवान सूर्य देव। लिख लो, तोमर वंश के इष्ट देवता कौन होते थे? भगवान सूर्य देव होते थे। लिख लो, तोमर वंश के इष्ट देवता कौन होते थे? भगवान सूर्य देव होते थे। लिख लो, तोमर वंश के इष्ट देवता कौन होते थे? भगवान सूर्य देव होते थे। तोमर वंश के इष्ट देवता कौन होते थे बेटा? भगवान सूर्य देव होते थे। हम कौन सा मेला पढ़ रहे हैं बेटा? सूरज कुंड मेला 2024। सूरज कुंड का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? तोमर वंश के। तोमर वंश के शासक का नाम पूछे तो अनंगपाल तोमर, या सूरजपाल, या अनंगपाल द्वितीय ने। क्यों करवाया बेटा? इनके इष्ट देवता कौन होते थे? भगवान सूर्य देव। ठीक है, तो ये जैसे यमुना नदी है, इनकी भी पूजा करते थे, सूर्य देव महाराज की पूजा करते थे। इष्ट देवता होता है ना, तो उनका पूरा परिवार आता है बेटा। जैसे शनि जी महाराज हो गया, छाया माँ हो गई। ठीक है, इनकी पूजा कौन किया करता था बेटा? तोमर वंश। और इन्हीं की याद में इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? सूरज कुंड का। अब सूरज कुंड है ना बेटा, ये फरीदाबाद में है। कहां पर है? फरीदाबाद में। और सूरज कुंड की आप आकृति देखोगे ना, जब फरीदाबाद मेले में जाने का मौका मिले ना, तो इसकी आकृति किस जैसी दिखाई देगी? उगते हुए सूर्य जैसी आकृति है। लिख लो, सूरज कुंड की आकृति किस जैसी रहेगी बेटा? उगते हुए सूरज जैसी आकृति रहेगी। सूरज कुंड की आकृति किस जैसी रहेगी बेटा? उगते हुए सूरज जैसी। सूरज कुंड की आकृति कैसी मिलेगी आपको? उगते हुए
सूरज जैसी इसकी क्या मिलेगी आकृति। किसकी उगते हुए सूरज जैसी आकृति है बेटा, सूरज कुंड की आकृति। ये मेला कहां पर लगता है, फरीदाबाद में, क्योंकि निर्माण कहां पर करवाया गया, फरीदाबाद में। एक बार आया बेटा, ये इनके इस देवता थे, तो ये यमुना जी की, सूर्यदेव शनि जी महाराज छाया माँ की क्या करते थे, पूजा। उन्हीं की याद में इन्होंने किसका निर्माण कराया, सूरज कुंड का। अब बेटा ये क्वेश्चन आएगा, सूरज कुंड है ना, सूरज कुंड, इसका पुराना क्या नाम था, मयूर झील। लिख लो, सूरज कुंड का पुराना नाम क्या होता था, मयूर झील होता था। सूरज कुंड का पुराना नाम क्या होता था बेटा, मयूर झील। लिख लो, सूरज कुंड का पुराना नाम क्या होता था, मयूर झील होता था। सूरज कुंड का, इस वंश की जानकारी कौन सी पुस्तक देती है बेटा, यश तिलक चंपू। इनके इस देवता कौन थे, भगवान सूर्यदेव। उन्हीं की याद में इन्होंने किसका निर्माण करवाया, सूरज कुंड का निर्माण करवाया। कहां पर करवाया था, फरीदाबाद में करवाया था। ठीक है, और लगभग है ना, यहाँ पर मेला लगता है फरवरी माह में। ठीक है, सूरज कुंड का मेला लिख लो बेटा, किस माह में लगता है, फरवरी माह में लगता है सूरज कुंड का मेला। ठीक है, कोविड के चलते बेटा अदल बदल हो गया, लेकिन लगभग है ना, सूरज कुंड का मेला किस महीने लगता है, फरवरी महीने में लगता है। सूरज कुंड का मेला बेटा किस महीने में लगता है, फरवरी महीने में। कौन सा मेला लगता है, सूरज कुंड का मेला लगता है। कोविड के चलते आज तक एक बार हुआ कि 2021 में सूरज कुंड का मेला नहीं लगा। तो सूरज कुंड का मेला पहली बार 1987 में लगा था। लिख लो, सूरज कुंड का मेला पहली बार कब लगा था बेटा, 1987 में लगा था। लिख लो, सूरज कुंड का मेला पहली बार कब लगा था बेटा, 1987 में लगा था। और इस बार जो सूरज कुंड का मेला 2024 में लगा है ना बेटा, ये 37वें नंबर का है। किस नंबर का रहेगा, 37वें नंबर का रहेगा। लिख लो, इस बार सूरज कुंड का कौन सा नंबर का मेला लगा है, 37वें नंबर का मेला लगा है इस बार सूरज कुंड का मेला। ये क्वेश्चन 101% आएगा बेटा, किस नंबर का मेला लगा इस बार, 37वें नंबर का मेला लगा है। ठीक है, और ये मेला चला था 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में। ये मेला कब से कब तक चला है बेटा, 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में मेला चला है। ये मेला कब से लेकर कब तक चला है, 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक मेला चला है। पहले ये मेला लगता था वैसे 1 से 14 फरवरी के बीच में, लेकिन अमूमन यही क्वेश्चन आएगा बेटा, ये मेला किस माह में लगता है, तब आप क्या कह दोगे, फरवरी महीने में लगता है। ठीक है, कहाँ पर लगता है मेला, फरीदाबाद में लगता है। ठीक है, और इसे है ना, इस मेले को लिख लो बेटा, शिल्पकारों का महाकुंभ कहा जाता है। लिख लो, इस मेले को शिल्पकारों का महाकुंभ कहा जाता है। सूरज कुंड के मेले को शिल्पकारों का महाकुंभ कहा जाता है। सूरज कुंड के मेले को क्या कहा जाता है बेटा, शिल्पकारों का महाकुंभ कहा जाता है। जैसे कुंभ का मेला 12 साल बाद आता है ना, ठीक है, तो ये आता तो हर साल है, लेकिन ये शिल्पकार होते हैं बेटा, जिन्हें हम क्राफ्टमैन बोलते हैं। क्राफ्टमैन वो होते हैं जो हाथों से क्या बनाते हैं, अपने कोई भी मतलब यहाँ पर सूरज कुंड के मेले में कभी जाने का मौका मिले ना, एक बात का ध्यान रखना, यहाँ हैंडमेड वस्तुएं ज्यादा मिलेगी आपको, हाथों से मशीनी वस्तुएं नहीं मिलती। यहाँ से कौन सी वस्तुएं ज्यादा मिलती है, जो हमारे हाथों से बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ना कैसे है, शिल्पकारों को 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। एक कला मणि, कला निधि और कला श्री। वेरी गुड। देख लो, यहाँ पर शिल्पकारों को कितने प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं बेटा, 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। लिख लो, यहाँ पर शिल्पकारों को कितने प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, 3, कला मणि, कला निधि और कला श्री। लिख लो, कला मणि, कला निधि और कला श्री। यहाँ पर शिल्पकारों को
कितने प्रकार के प्राइज दिए जाते हैं बेटा? 3। कौन कौन सी है? कलामणि, कला निधि और कला सिरी। इसे शिल्पकारों का क्या कहते हैं? महाकुंभ। एक बार आया था, भारत के या विश्व के शिल्पकार किस मेले में भाग लेते हैं? सूरजकुंड मेले में। भारत के नहीं, विश्व के शिल्पकार आते हैं बेटा इसमें। भारत के नहीं, विश्व के क्या आते हैं? शिल्पकार भाग लेने के लिए आते हैं। ठीक है, इसमें भारत के नहीं बेटा, विश्व के शिल्पकार भाग लेने के लिए आते हैं, इसीलिए इसे शिल्पकारों का क्या कहा जाता है? महाकुंभ कहा जाता है। इसमें भारत के ही नहीं, विश्व के शिल्पकार क्या लेने आते हैं बेटा? भाग लेने आते हैं। और कितने प्रकार के प्राइज मिलते हैं? कलामणि, कला निधि, कला सिरी। ठीक है, याद रह जाएगा ना? ठीक है, अब बात आती है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें ना ये मेला लगता है भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए। भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा को जीवित रखने के लिए ये मेला लगता है। भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा को जीवित रखने के लिए कौन सा मेला लगता है? सूरजकुंड का मेला। लिख लो, भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा को जीवित रखने के लिए कौन सा मेला लगता है बेटा? सूरजकुंड का मेला लगता है। एक छोटी सी मैं बात बताता हूं बेटा, जैसे आज के टाइम में ना, पुराने टाइम में हम पढ़ा करते थे, पुराने टाइम में हमें क्या याद किया करते थे? एक बात आप ध्यान रखना, पुराने समय में क्या होता था कि पुराने समय में ना, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, विश्व युद्ध होते थे ना, उस टाइम में ना जो लुहार वगैरह क्या बनाया करते थे? औजार बनाया करते थे। ठीक है, और आजकल ये गन वगैरह बनती है मशीनों से, पहले कौन बनाते थे? लुहार। अब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, सेकंड खत्म हो गया, तो लुहारों का व्यवसाय खत्म हो गया ना। पहले आप है ना, आपके दादाजी से पूछ कर देखना, हर गांव में ना जो ये कस्सी वगैरह होती थी ना, वो किसके पास लेकर जाते थे? लुहारों के पास लेकर जाते थे। आजकल तो ऐसा नहीं होता ना, आजकल लुहारों का व्यवसाय क्या हो गया? खत्म हो गया। तो सूरजकुंड मेला कहता है कि जो जितने भी ये कला शिल्पकार है ना, ये व्यर्थ है नहीं है, हम इनकी क्या करेंगे? इज्जत करेंगे। ठीक है, तो इसमें हैंडमेड वस्तुएं क्या मिलती है? इस मेले में ज्यादा मिलती है, इसीलिए इसको शिल्पकारों का क्या कहते हैं? महाकुंभ कहते हैं। और पहली बार सूरजकुंड का मेला कब लगा था? 1987 में लगा था। ठीक है, और ये सूरजकुंड का मेला है ना, ये जिम्मेवारी होती है हरियाणा पर्यटन विभाग की। किसकी होती है बेटा? हरियाणा पर्यटन विभाग। इस मेले को आयोजित करवाने की जिम्मेवारी, लिख लो, इस मेले को आयोजित करवाने की जिम्मेवारी, इस मेले को आयोजित करवाने की जिम्मेवारी किस विभाग की होती है? भारतीय पर्यटन विभाग की। लिख लो, इस मेले को आयोजित करवाने की जिम्मेवारी, इस मेले को आयोजित करवाने की जिम्मेवारी किस विभाग की होती है? भारतीय पर्यटन विभाग की। लिख लो, इस मेले को, हरियाणा पर्यटन विभाग की, इस मेले को आयोजित करवाने की जिम्मेवारी किस विभाग की होती है? हरियाणा पर्यटन विभाग। कल ही पढ़ा था बेटा, कब बना था? 1 सितंबर 1974 को बना था। हरियाणा पर्यटन विभाग कब बना था? 1 सितंबर 1974 को। और हरियाणा पर्यटन विभाग अब किस मंत्री के पास है बेटा? कंवरपाल गुर्जर के पास है। किसके पास है? कंवरपाल गुर्जर। और इसके ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। लिख लो, हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे बेटा? धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। हरियाणा पर्यटन विभाग के क्या रहेंगे? ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। हरियाणा पर्यटन विभाग के क्या रहेंगे?
ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। कौन रहेंगे? हरियाणा पर्यटन विभाग के धर्मेंद्र व हेमा मालिनी हरियाणा पर्यटन विभाग के क्या रहेंगे? ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। कौन रहेंगे? धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। किसके ब्रांड एम्बेसडर है बेटा? हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे धर्मेंद्र व हेमा मालिनी रहेंगे। और ये पर्यटन विभाग किसके पास है? कंवरपाल गुर्जर के पास है रहेगा। तो पहली बार मेला कब लगा था? 1987। इस मेले में ना मैं दो बातें बताता हूँ बेटा। एक तो इस मेले में ना क्या होता है? थीम स्टेट होता है। क्या होता है बेटा? थीम स्टेट। थीम स्टेट है ना, वो भारत का कोई भी राज्य हो सकता है। क्या हो सकता है? भारत का कोई भी राज्य हो सकता है। और एक होती है थीम कंट्री। क्या होती है बेटा? थीम कंट्री। वो विदेश का कोई भी देश हो सकता है। विदेश का कोई भी देश हो सकता है। 207 प्लस कंट्रियां है, ठीक है। तो थीम स्टेट कौन होगा? भारत का कोई भी राज्य होगा। और थीम कंट्री कौन होगी बेटा? विदेश की कोई भी कंट्री हो सकती है। इस मेले में ना दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो थीम स्टेट होगा। अब हरियाणा आयोजन करवाएगा तो हरियाणा थीम स्टेट नहीं होगा। हरियाणा भारत के किसी राज्य को, चाहे गुजरात को बुला लिया, जम्मू कश्मीर को बुला लिया, महाराष्ट्र को बुला लिया, राजस्थान को बुला लिया। अब जो भी स्टेट आएगा ना, सपोज करो गुजरात आया है, तो गुजरात की ना जितनी भी कलाकृतियां है ना, जैसे गुजरात का सोमनाथ मंदिर है, वो भी इस मेले में दर्शाया जाएगा। महाराष्ट्र आया है तो महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज के किले दिखाए जाएंगे, ठीक है। अगर पंजाब आया है तो पंजाब की जो बैसाखी वगैरह नृत्य यहाँ पर दर्शाए जाएंगे। पंजाब में अमृतसर मंदिर का डिजाइन बनाया जाएगा। कहने का मतलब है जो भी स्टेट आएगा ना, उसकी फेमस चीजें इस मेले में दिखाई जाएगी। ये अंग्रेजों या विदेशियों को दिखाना चाहता है कि भारतीय परंपरा है ना, वो बहुत पुरानी है, ठीक है। तो ये मेले में ना दो चीजें याद रखना बेटा। इस मेले में एक तो थीम स्टेट होगा और एक क्या होगी? थीम कंट्री। एक थीम स्टेट होगा, एक थीम कंट्री। थीम स्टेट भारत का कोई भी क्या हो सकता है? राज्य। थीम कंट्री विदेश की कोई भी कंट्री हो सकती है। तो पहली बार सूरजकुंड मेला कब लगा? 1987 में। इस टाइम बेटा थीम स्टेट या थीम कंट्री नहीं होता था। 1989 में पहली बार थीम स्टेट के रूप में भाग लिया था राजस्थान ने। लिख लो, 1987 में पहला सूरजकुंड का मेला कब लगा था? 1987 में लगा था। उस टाइम ना तो थीम स्टेट होता था बेटा, ना थीम कंट्री। पहली बार लिख लो, थीम स्टेट के रूप में किसने भाग लिया था? राजस्थान ने 1989 में। लिख लो, पहली बार थीम स्टेट के रूप में किसने भाग लिया था? राजस्थान ने भाग लिया था। लिख लो, पहली बार थीम स्टेट के रूप में किसने भाग लिया था बेटा? राजस्थान ने भाग लिया था। पहली बार थीम स्टेट के रूप में किसने भाग लिया था बेटा? राजस्थान ने। और थीम कंट्री के रूप में 2009 में मिस्र ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था बेटा? मिस्र ने। पहली थीम कंट्री पूछे ना तो कौन सी थी बेटा? मिस्र थी, ठीक है। मिस्र ने कब भाग लिया था? 2009। यानी 2009 से पहले बेटा क्या होता था? थीम स्टेट ही होता था। क्या होता था? एक थीम स्टेट। तो थीम स्टेट का कंसेप्ट कब से लागू हुआ था? 1989। मेला कब से शुरू हुआ? 1987। 1987 में मेला लगा, कोई स्टेट नहीं था, कोई कंट्री नहीं थी, ओनली हरियाणा था। 88 में मेला लगा, ओनली हरियाणा था। 89 में किसने भाग लिया? और 89 के बाद थीम स्टेट तो चलते ही आए, लेकिन थीम कंट्री का कंसेप्ट कब आया? 2009। ये मिस्र है ना, ये पूर्ण रूप से नहीं बन पाया बेटा, आंशिक रूप से बन पाया। और पूर्ण रूप से थीम कंट्री 2012 में बनी थाईलैंड। कौन बनी बेटा? थाईलैंड। लिख लो, पूर्ण रूप से। क्योंकि मिस्र में से ना हमने जितने इनके रिप्रेजेंटेटिव बुलाए वो सारे नहीं आए थे। तो मिस्र है ना, आंशिक रूप से क्या थी? थीम कंट्री। एक बार आया था, पहली बार थीम कंट्री के रूप में किसने हिस्सा लिया? तो थाईलैंड ऑप्शन में नहीं था, हमें किसके साथ जाना पड़ा? मिस्र के। इजिप्ट बोलते हैं मिस्र को, क्या बोलते हैं बेटा? इजिप्ट बोलते हैं। पिरामिडों का देश बोलते हैं। मिस्र को नील नदी का वरदान बोलते हैं। जब आप वर्ल्ड की सिविलाइजेशन पढ़ोगे ना, कोई बच्चा इतिहास से संबंधित है ना, मिस्र की सभ्यता पढ़ता है। मिस्र में ना क्या होता है? डेड बॉडी होती है ना बेटा,
उसे मम्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप घरों में मम्मी बोलते हो ना, ये शब्द गलत है, ठीक है। मम्मी बोला जाता है डेड बॉडी को। किसको बोला जाता है? डेड बॉडी को मम्मी बोला जाता है, ठीक है। जो डेड बॉडी था ना, उन पर एक लेप लगा दिया जाता था ताकि डेड बॉडी को हम लंबे टाइम तक सुरक्षित कर सके, ठीक है। वो इजिप्ट में होता था। इजिप्ट को पिरामिडों का क्या बोलते हैं? देश बोलते हैं। माँ, माँ से बड़ा कोई शब्द है नहीं है, ठीक है। आजकल भौतिकवादी है, डेड बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। पापा या माँ से अच्छा तो मेरे को तो कोई शब्द है लगा ही नहीं, ठीक है। पापा बोलेंगे नहीं, बापा बोलेंगे, यहाँ पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, ठीक है। तो पापा, यहाँ डैडी बोलेंगे, ठीक है। पापा शब्द अच्छा है, ठीक है। हाँ, माँ पापा दो अच्छे हैं, ठीक है। 2012 में किसने भाग लिया था बेटा पूर्ण रूप से? थाईलैंड। तो 2013 में ना इस मेले को लिख लो अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा दे दिया गया। 2013 में इस मेले को अंतरराष्ट्रीय मेले का, अब सूरज कुंड हम पढ़ रहे हैं ना 2024 का, तो सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय मेला 2024 पढ़ रहे हैं, ठीक है। 2013 के बाद इस मेले को अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा दे दिया गया। लिख लो, कब से दे दिया गया बेटा? 2013 से इसे अंतरराष्ट्रीय मेले का क्या दे दिया गया? दर्जा दे दिया गया। अब वर्तमान में ना सूरज कुंड का मेला है ना, ये कैशलेस है। क्या है बेटा? कैशलेस है, ठीक है। ये इसका मतलब नहीं है कि कैशलेस है, आप नगदी से सामान नहीं खरीद सकते। 90% मेला है ना, ये क्या है बेटा? कैशलेस है। कैशलेस मेला वो होता है जिसमें हमें प्लास्टिक मनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक तो आपके पास करेंसी है, उससे आप सामान नहीं खरीदते, या तो आप एटीएम कार्ड से खरीदोगे, या डेबिट कार्ड से, या फोन पे से, गूगल पे से आप पेमेंट करोगे। तो यहाँ पर इस मेले में ना नगद रहित मेला है। ये क्या है बेटा? कैशलेस को क्या बोलते हैं? नगद रहित मेला है। इसमें आप प्लास्टिक मनी का क्या करोगे? प्रयोग करोगे। या तो पेमेंट करोगे एटीएम से, या डेबिट कार्ड से, या क्रेडिट कार्ड से, या फोन पे से, या गूगल पे, या कोई भी आप ऐप, भारत पे, भीम पे, जो भी चलाते हो उससे सामान खरीदोगे। ये मेला क्या है बेटा? कैशलेस मेला है। क्या है ये मेला? कैशलेस मेला है, ठीक है। और सफाई का ध्यान रखते हुए, अब आप सिंपल सी बात है मैं बताता हूं, अगर अंतरराष्ट्रीय मेला सूरज कुंड का फरीदाबाद में लग रहा है तो विदेशी आएंगे, तो विदेशियों को देखने के लिए आधे तो हरियाणा वाले वैसे ही चले जाएंगे फोटो खिंचवाने के लिए, बोला अंग्रेजों के साथ सेल्फी लेनी है मेरे को, ठीक है। तो वहां पर भीड़ होगी कि नहीं होगी? अब भीड़ होगी, वहां पर प्लास्टिक का प्रयोग अगर होता तो फरीदाबाद प्रदूषित होगा कि नहीं होगा? तो ये प्लास्टिक मुक्त मेला है, इसमें प्लास्टिक बैग का प्रयोग नहीं किया जाता। प्लास्टिक बैग मुक्त मेला है, प्लास्टिक मुक्त मेला है। लिख लो, ये प्लास्टिक मुक्त मेला रहेगा। इसमें आप सामान खरीदोगे ना बेटा, तो आप घर लेकर जाओगे ना, जो इजी डे वगैरह में कैरिंग बैग होते हैं ना, एक बार पानी के संपर्क में आते ही वो गल जाएंगे, वैसे बैग का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये मेला क्या रहेगा बेटा? प्लास्टिक बैग रहित मेला रहेगा, कैशलेस मेला रहेगा। और इसमें ना सुलभ शौचालय का प्रयोग होता है, सुलभ शौचालय का प्रयोग। सफाई को ध्यान रखते हुए इस मेले में लिख लो, सुलभ शौचालय का प्रयोग किया जाता है। सफाई को मद्देनजर रखते हुए इस मेले में सुलभ शौचालय का क्या किया जाता है बेटा? प्रयोग किया जाता है। पूर्णतः लगभग ये किसको क्या बनाया गया? प्लास्टिक मुक्त कैशलेस मेला बनाने पर ध्यान दिया गया है, ठीक है। और किस माह में लगता है बेटा सूरज कुंड का मेला? फरवरी माह में लगता है। किस माह में लगता है? फरवरी माह में। कौन सा मेला लगता है? सूरज कुंड का मेला। अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा? अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड का मेला 2024, ठीक है। कौन सा मेला? अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेला कब का? 2024 का। 2 फरवरी से लेकर बेटा 18 फरवरी तक, 2 फरवरी से लेकर 18, पिछला 3 से 19 तक चला था, जो 2023 में चला था, जिसमें संघाई कॉरपोरेशन आया था, वो 3 से 19 तक था। ये मेला कब से कब तक चला है बेटा? 2 से लेकर 18। और ये कौन से नंबर का था?
37वें नंबर का था। कौन से नंबर का था बेटा? और इसमें ना लिख लो थीम कंट्री आई थी ना, तंजानिया। कौन सी आई थी बेटा? तंजानिया आई थी। और थीम स्टेट कौन आया है? गुजरात आया है। लिख लो 37वें सूरजकुंड मेले में, लिख लो 37वें सूरजकुंड मेले में, 37वें सूरजकुंड मेले में थीम स्टेट कौन आया है बेटा? लिख लो थीम स्टेट कौन सा आया है बेटा? गुजरात आया है। और थीम कंट्री कौन सी आई है? तंजानिया आई है। थीम स्टेट कौन सा आया है? गुजरात आया है। और थीम कंट्री कौन सी आई है? तंजानिया। अब इस मेले में ना किस पर ध्यान दिया गया बेटा? इस मेले में ना एक तो तंजानिया देश है ना, ठीक है, इसकी जितनी भी है ना कलाकृति है, कलाकृति उसको दर्शाया गया। और एक किस स्टेट की कलाकृति को दर्शाया गया? गुजरात। ठीक है, मतलब इस सूरजकुंड मेले 2024 की विशेषता क्या थी? एक तो इसमें किसकी कलाकृति को दर्शाया गया था बेटा? तंजानिया की। और एक किसकी? गुजरात की। और तंजानिया है ना, कहते हैं ये एक ऐसा देश है यहाँ पर पुराने टाइम में ना सबसे अच्छे प्रकार के क्या बनाए जाते थे? मन के। ठीक है, और इस कंट्री में ना आज भी है ना जो कढ़ाई की गई, जैसे आप दरी वगैरह कढ़ाई होती है ना बेटा, कढ़ाई की गई कलाकृति, ठीक है, कढ़ाई की गई कलाकृतियों को दर्शाया गया था। जैसे दरी हो गई, चटाई हो गई। ठीक है, इस मेले में लिख लो किसको दर्शाया गया था बेटा? मनकों को, कढ़ाई की गई कलाकृतियों को। और कढ़ाई की गई कलाकृतियों के लिए कौन सा कंट्री फेमस था बेटा? तंजानिया फेमस था। तो इस मेले में ना वो पूछेगा थीम कंट्री के रूप में कौन आया था? तंजानिया आया था। कौन आया था बेटा? तंजानिया आया था। थीम कंट्री के रूप में कौन आया था? तंजानिया आया था। और थीम स्टेट के रूप में कौन आया था? गुजरात आया था। तो इस मेले में गुजरात में ना, जैसे गुजरात में सोमनाथ मंदिर है ना, ठीक है, सोमनाथ मंदिर हो गया, या गुजरात के जितने भी है ना मेन मंदिर है ना, उसको इस मेले में ना क्या बने? वो आकर्षण का केंद्र बने। लिख लो इस मेले में गुजरात के भव्य मंदिर आकर्षण का क्या बने थे? केंद्र बने थे। लिख लो इस मेले में गुजरात के भव्य मंदिर है ना, वो किसका केंद्र बने थे? आकर्षण का केंद्र बने थे। लिख लो इस मेले में तंजानिया की क्या चीजें आकर्षण का केंद्र बनी थी बेटा? एक तो कढ़ाई की गई चीजें वहां से, और एक उनके मन के। ठीक है, तो वैसे मन के बनाने के कारखाने आप पढ़ोगे, हमारी सिंधु सभ्यता में भी मन के बनाने के क्या मिले थे? कारखाने मिले थे। आप सिंधु सभ्यता में एक चाहुंदड़ो स्थल पढ़ते हो पाकिस्तान में, वहां पर मन के बनाने के क्या मिले थे? कारखाने मिले थे। जिसे जहाँ से लिपस्टिक अलंकृत हाथी कहाँ से मिले थे? चाहुंदड़ो, जो कहाँ पर रहेगा? पाकिस्तान में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस बार ये मेला कब से कब तक चला था बेटा? 2 से लेकर 18 फरवरी तक चला था। 2 से लेकर कब तक चला था? 18 फरवरी तक ये मेला चला था। ठीक है, इसमें थीम कंट्री के रूप में किसने भाग लिया था? किसने भाग लिया था? तंजानिया ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था बेटा? तंजानिया ने भाग लिया था। ठीक है, और इसमें यह भी पूछा जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, कि पहली बार यह सूरजकुंड मेला कब लगा था? 1987 में। पहली बार राजस्थान ने कब भाग लिया? 1989 में राजस्थान ने क्या लिया था? भाग। मिस्र ने कब लिया था बेटा? 2009 में मिस्र ने भाग लिया था। और इस बार कौन से नंबर का मेला लगा है? 37वें नंबर का मेला लगा है। इस बार कौन से नंबर का मेला लगा था? 37वें नंबर का मेला लगा था। अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा कब दिया गया? 2013 में। लिख लो इस मेले का डिजाइन गुजरात के वास्तुकार सुरेंद्र पटेल ने किया था। सूरजकुंड मेले का डिजाइन गुजरात के वास्तुकार सुरेंद्र पटेल ने किया था। सूरजकुंड मेले को डिजाइन है ना सुरेंद्र पटेल, ये गुजरात के वास्तुकार है बेटा। गुजरात के वास्तुकार। लिख लो इस मेले को डिजाइन किसने किया था? गुजरात के वास्तुकार सुरेंद्र पटेल ने किया था। लिख लो इस मेले को डिजाइन करने का श्रेय किसको जाता है? सुरेंद्र
पटेल को जाता है। सुरेंद्र पटेल कहाँ के थे बेटा? गुजरात के वास्तुकार थे। उन्होंने इस मेले को क्या किया है? डिजाइन किया है। ठीक है, और मेला है ना बेटा, ठीक है, मेले का शुभारंभ है ना, ठीक है, वो करते हैं राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, मेले का शुभारंभ कौन करेंगे बेटा? राज्यपाल। मेले का उद्घाटन पूछे, शुभारंभ पूछे तो कौन करेंगे? बंडारू दत्तात्रेय। लिख लो, हरियाणा के 18वें राज्यपाल है। लिख लो, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल है? 18वें नंबर के राज्यपाल। लिख लो, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल रहेंगे? 18वें नंबर के राज्यपाल रहेंगे। वो मेले का क्या करते हैं? उद्घाटन करते हैं, क्योंकि मेला अंतर्राष्ट्रीय है और राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकारी कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल इस मेले का क्या करता है? शुभारंभ करता है। और लगभग मेले का समापन करेगा पर्यटन मंत्री। पर्यटन मंत्री कौन है बेटा? कंवरपाल गुर्जर। लिख लो, मेले का समापन की जिम्मेवारी किसकी होती है? पर्यटन विभाग। कर लो, लिख लो, मेले को समापन की जिम्मेवारी किसकी होती है? पर्यटन विभाग की। और मेले को, ठीक है, शुरुआत कौन करता है बेटा? हरियाणा का राज्यपाल करता है। कभी कभी तो ना मेले में राष्ट्रपति तक को बुला लिया जाता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर है ना मेले का शुभारंभ कौन करेगा? हरियाणा का राज्यपाल। हरियाणा के राज्यपाल कौन है बेटा? बंडारू दत्तात्रेय रहेंगे। हरियाणा के राज्यपाल कौन रहेंगे? बंडारू दत्तात्रेय। कहाँ से है बेटा ये? कौन से नंबर के राज्यपाल है? 18वें नंबर के क्या रहेंगे? राज्यपाल रहेंगे। ठीक है, थीम कंट्री के रूप में कौन आई थी बेटा? तंजानिया। ठीक है, और थीम स्टेट कौन सा था? गुजरात था। थीम स्टेट कौन सा था बेटा? गुजरात इसमें थीम स्टेट था। और थीम कंट्री कौन सी थी? तंजानिया। ठीक है, और इससे पहले जो 36वां नंबर का सूरजकुंड मेला लगा ना, वो 3 से लेकर 19 फरवरी तक लगा था। एक ये तारीख ही पूछी जा सकती है बेटा, कई बार वो 37वां ना देकर 36वां पूछ लेगा। 36वां सूरजकुंड मेला लिख लो, 3 से लेकर 19 फरवरी तक लगा था। लिख लो, 36वां सूरजकुंड मेला 3 से लेकर 19 फरवरी तक लगा। और आज तक ऐसा एक बार हुआ है बेटा कि 2021 में ना, लिख लो, कोविड-19 के चलते, कोविड-19 के चलते कौन सा मेला नहीं लगा था? सूरजकुंड का मेला नहीं लगा था। लिख लो, 2021 में कोविड-19। आज तक है ना 1987 के बाद एक बार ऐसा हुआ है बेटा कि सूरजकुंड का मेला नहीं लगा। तो लिख लो, सूरजकुंड का मेला कब नहीं लगा था बेटा? 2021 में सूरजकुंड का मेला किसके चलते नहीं लगा था? कोविड-19 के चलते नहीं लगा था। ठीक है, वैसे ये कोविड वायरस का नाम है बेटा कोविड-19 क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2019 में ना, ये चाइना का एक शहर है बेटा, वुहान, चाइना का वुहान शहर है। ठीक है, वुहान। ठीक है, इसमें ना कहते हैं इसका पहली बार है ना वायरस देखा गया था। जो ये मतलब आप देखोगे ना, एक लैब थी, वहां से वायरस मिला था। चाइना की एक लैब थी, वुहान। ठीक है, तो ये 19 यानी 2019 में पहली बार इसको देखने को मिला था ना, तो इसको वायरस का नाम है कोविड, तो कोविड-19 नाम दे दिया गया। ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया गया बेटा? कोविड-19। सबसे पहले ये चीन के किस शहर में मिला था? वुहान शहर में मिला था। और इसने ना करोड़ों लोगों की इसमें क्या गई है बेटा? जान गई है। ये भी क्वेश्चन बनेगा। लिख लो, कोविड को महामारी घोषित करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य था। कोविड को महामारी घोषित करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य है। लिख लो, कोविड को महामारी, पेंडेमिक बोलते हैं महामारी को। लिख लो, कोविड को महामारी घोषित करने वाला, कोविड को महामारी घोषित करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य है। लिख लो, कोविड को महामारी घोषित करने वाला हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था बेटा?
पहला राज्य बना था। कोविड को हरियाणा में क्या घोषित कर दिया गया? महामारी घोषित कर दिया गया। ये ऐसा वायरस था बेटा जिसने रिश्तों को असली एहसास करा दिया कि जहां में कोई आपका अपना नहीं है। ऐसा टाइम आ गया था, आप अपने इर्द गिर्द देखोगे कि पिता की लाश को बेटा हाथ भी नहीं लगा रहा था। हॉस्पिटल्स में ही है ना, लाश को लाने तक है नहीं जा रहे थे कि कोविड हो जाएगा। असली रिश्तों का एहसास है ना इसी ने करवाया है, ठीक है। और कोविड जब आया था ना, ठीक है, तो उसमें ना मतलब है हमारे घर में कोई पड़ोसी आ जाता ना, ऐसे लगता कोई आतंकवादी आ गया है, ठीक है। और पहला कोविड-19 आया था ना पहली बार 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था, उस टाइम तो न्यूज़पेपर ने और ये न्यूज़ चैनल ने इतना खतरनाक माहौल बना दिया था दिमाग में। अब घर में है ना, घर में अकेले हैं फिर भी हाथ सैनिटाइजर से धो रहे हैं, ठीक है, ना किसी से मिल रहे हैं फिर भी सैनिटाइजर से हाथ धो रहे हैं। इतना मीडिया ने दिमाग खराब करके रखा था उस टाइम है ना, मतलब आधे से ज्यादा तो वैसे ही पागल बना दिए थे इन मीडिया वालों ने। और जब कोविड असली आया ना तब किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग रखी नहीं, ठीक है। जिस टाइम जरूरत नहीं थी उस टाइम तो हम मिल ही नहीं रहे थे किसी से, और जिस टाइम असली जरूरत थी ना उस टाइम है ना लोग वैसे ही धड़ल्ले से घूम रहे थे। स्टार्टिंग में जब कोविड आया था ना, किसी को कोविड हो जाता ना उसकी पूरी डिटेल हिस्ट्री निकाली जाती है, किस बस में गया, तो उस बस के यात्रियों को क्वारंटीन किया जाता था, और बाद में तो भैया कहीं भी मिले कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, ठीक है। ये चीजें थी, ठीक है। स्टार्टिंग में सीरियस लिया गया और जिस टाइम सीरियस लेना था उस टाइम सीरियस नहीं लिया गया इसको। और लिख लो, कोविड का इतिहास लिखने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य है। कोविड का पीजीआई रोहतक की टीम ने इसका इतिहास लिखा है, लिख लो, कोविड का इतिहास लिखने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य है। कोविड का इतिहास लिखने वाला, लिख लो, कोविड का इतिहास लिखने वाला, कोविड का इतिहास लिखने वाला भी हरियाणा भारत का क्या बना है? पहला राज्य बना है। हरियाणा ने किसका इतिहास लिखा था बेटा? कोविड का इतिहास हरियाणा ने पहली बार लिखा था। और कोविड को महामारी भी किसने घोषित किया था? सबसे पहले हरियाणा ने घोषित किया था। और कोविड का हरियाणा ने क्या लिखा है बेटा? इतिहास भी किसने लिखा है? कोविड महामारी का हरियाणा ने लिखा है, ठीक है। और कोविड के चलते मेला पहली बार कब नहीं लगा था? 2021 में पहली बार मेला नहीं लगा। पहला मेला कब लगा था? 1987 में। थीम स्टेट के रूप में राजस्थान कब आया? 1989। थीम कंट्री के रूप में मिस्र कब आया? 2009। आंशिक आया था या पूर्ण आया था? आंशिक। पूर्ण रूप से कौन आया? थाईलैंड। थाईलैंड कब आया? इसे अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा कब मिला? 2013 में दिया गया। इस बार कौन सा सूरजकुंड का मेला लगा? 37वां। कब से कब है? 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी। और मेले का शुभारंभ कौन करता है? समापन कौन करता है? पर्यटन मंत्री कौन है? और पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पर्यटन विभाग की हरियाणा में स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1974। हरियाणा पर्यटन दिवस कब होता है? 1 सितंबर को होता है। कब होता है हरियाणा पर्यटन दिवस? है 1 सितंबर को हरियाणा क्या बनाता है? अपना पर्यटन दिवस है मनाता है। याद रह जाएगा क्या? कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ गया आज वाला? ठीक है। और ये किसको जीवित रखने के लिए मेला लगता है? भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा को जीवित रखने के लिए ये मेला लगता है। कितने प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं? कलामणि, कला निधि और कला श्री, 3 प्रकार के। इसे शिल्पकारों का क्या कहते हैं? इसका निर्माण किसने करवाया था? तोमर वंश के राजा अनंगपाल II ने। और तोमर वंश के इतिहास की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? किस पुस्तक से मिलती है? याद हो जाएगा ना? चलो ठीक है बेटा, थैंक यू।